बोली की कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन ममराज ने 4,30,000 सोने के सिक्कों पर खुद को आगे बोली लगाने से रोक लिया। उसे साफ अंदेशा था कि इससे ज्यादा बोली लगाने पर लश्कर दल को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। तभी गुस्से से ममराज को घूरते हुए अभ्राल ने अपनी बोली बढ़ाई। 4,50,000 सोने के सिक्के। तीनों दलों में शौर्य दल और लश्कर दल के पास क्लास 2 की कुछ मीडियम लेवल तकनीकें थीं, जबकि आमिश दल के पास केवल क्लास 2 की लो लेवल तकनीकें ही मौजूद थीं। इसी वजह से आमिश दल का प्रमुख अभ्राल किसी भी कीमत पर क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक हरिकेन चांद को हासिल करना चाहता था। तभी नीलामी हॉल में एक बार फिर जोरदार आवाज गूंजी। 5 लाख। इस बोली ने पूरे नीलामी हॉल को हैरान कर दिया। सभी की निगाहें उस शख्स को देखने के लिए बेचैन हो उठीं, और ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि शौर्य दल की लीडर नरेंद्र की थी। आमिश दल और लश्कर दल दोनों को पीछे छोड़ते हुए नरेंद्र की इस बोली को सुनकर सायरा के चेहरे पर एक मोहक मुस्कान फैल गई। लेकिन जैसे ही नरेंद्र ने कीमत और बढ़ाई, अभ्राल का गुस्सा और भड़क उठा। न चाहते हुए भी उसने फिर से बोली बढ़ाई। 5,50,000 सोने के सिक्के। अब नीलामी हॉल में मौजूद हर किसी की नजरें नरेंद्र पर टिकी थीं। सबको उम्मीद थी कि नरेंद्र एक बार फिर बोली बढ़ाएगा, लेकिन नरेंद्र ने अभ्राल की ओर देखकर बस हल्की सी मुस्कान दी। ये मुस्कान अभ्राल के लिए साफ इशारा थी। पहली नीलामी में जो चाल उसने चली थी, इस बार उसी का बदला नरेंद्र ने पूरा कर लिया था। नरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, आमिश दल के लीडर अभ्राल, मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। अब हरिकेन चांद तुम्हारे दल का हुआ। ये बधाई सुनकर अभ्राल को खुशी नहीं बल्कि और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो समझ चुका था कि नरेंद्र ने सिर्फ कीमत बढ़वाने के लिए बोली लगाई थी। ये जीत उसे किसी हार से कम नहीं लग रही थी। अभ्राल ने दांत भींचते हुए कहा, नरेंद्र, तुम्हारी ये हरकत मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर उसने सायरा की ओर देखा। नीलामी जीतने के बावजूद उसकी हार उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। गुस्से में उसने सायरा से कहा, सायरा, क्या अब नीलामी को खत्म माना जाए? अभ्राल की नाराजगी का सायरा पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर लकड़ी के छोटे हथौड़े को मेज पर 2 बार थपथपाते हुए कहा, हरिकेन चांद आमिश दल का हुआ। इधर भले ही पहली नीलामी अमरनाथ के पिता को महंगी पड़ी थी, लेकिन आखिरी नीलामी में जिस तरह उन्होंने अभ्राल से बदला लिया, उसे देखकर अमरनाथ को गहरा सुकून मिला। नीलामी समाप्त होने के बाद अमरनाथ नीलामी हॉल से निकलकर दोबारा इंस्पेक्शन रूम में आ गया और अपने पैसों के लिए किसी के आने का इंतजार करने लगा। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि 2 लोग धीरे धीरे इंस्पेक्शन रूम की ओर बढ़ रहे हैं। पीछे मुड़ते ही उसने दरवाजे पर 2 परछाइयां देखीं और फौरन अपने चेहरे को नकाब से ढक लिया। तभी पीछे से एक मीठी हंसी और कोमल आवाज गूंजी, क्या आप ही अमृतधारा के मालिक हैं? लंबी पलकों में छुपी बड़ी आंखें और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ सायरा की खूबसूरती किसी को भी दीवाना बना सकती थी। अमरनाथ उसे देख ही रहा था कि तभी उसकी अंगूठी से विदुर की आवाज आई, हम यहाँ काम से आए हैं अमरनाथ, नजरें बाद में। इशारा समझते हुए अमरनाथ ने सिर हिलाया। अब दोनों आमने सामने बैठे थे। नकाब की आड़ से विदुर ने कहा, हाँ, अमृतधारा का मालिक मैं ही हूँ। आपकी वजह से ये नीलामी संभव हो पाई, इसके लिए धन्यवाद। क्या आप पैसों की बात की जा सकती है? सायरा को ये अजीब लगा कि सामने बैठा शख्स उसकी ओर देखे बिना बात कर रहा है। फिर भी वो मुस्कुराई और बोली, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, अभी कुछ कागजी कार्यवाही बाकी है। मन ही मन सोचने लगी, ये आखिर है कौन? नकाब क्यों पहन रखा है? फिर उसने चरक गुरुदेव की ओर देखा और सीधे पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? एक पल के लिए अमरनाथ हड़बड़ा गया, लेकिन विदुर ने सख्ती से जवाब दिया। सायरा समझ गई कि वो अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता। बात आगे ना बढ़ाते हुए सायरा ने मुस्कुराते हुए एक क्रिस्टल कार्ड आगे बढ़ाया। ये दरबार नीलामी महल का वीआईपी कार्ड है, इससे आपको सिर्फ 2% टैक्स देना होगा। सायरा के मुंह से वीआईपी कार्ड के बारे में इतना कुछ सुनकर अमरनाथ ने चुपचाप वो कार्ड ले लिया। उसे लग रहा था कि कभी न कभी इस कार्ड की उसे जरूरत जरूर पड़ेगी। जैसे ही अमरनाथ ने कार्ड लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसके हाथों को देखकर सायरा हैरान रह गई। वो मन ही मन सोचने लगी, मैं इतने समय से इस नकाबपोश इंसान से बात कर रही थी। इसकी आवाज़ सुनकर मुझे लगा था कि ये कोई बूढ़ा इंसान होगा, लेकिन इसके हाथों को देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। इसके हाथ तो काफ़ी जवान इंसान जैसे हैं। आखिर ये नकाबपोश है कौन? उसी समय इंस्पेक्शन रूम में एक लड़की आई और उसने सायरा को एक हरे रंग का कार्ड दिया। कार्ड हाथ में लेते ही सायरा ने उसे अमरनाथ की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए, इस कार्ड में आपकी अमृतधारा औषधि की नीलामी की रकम है, लगभग 40,000 सोने के सिक्के। बाकी रकम 2% नीलामी टैक्स के हिसाब से काट ली गई है। उस कार्ड को हाथ में लेते ही मानो अमरनाथ की सारी चिंताएं खत्म हो गई। उसने मन ही मन कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एकलव्य बनने के लिए जिन सोने के सिक्कों की मुझे जरूरत थी वे अब इसी हरे कार्ड में है। अब जब कार्ड उसके हाथ में आ चुका था तो वहां रुकने की उसके पास कोई वजह नहीं बची थी। उसने तुरंत सायरा से कहा, ठीक है, धन्यवाद, क्या अब मैं जा सकता हूँ? सायरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ ज़रूर, और हाँ, अगर आप आगे भी कभी किसी चीज़ की नीलामी कराना चाहें तो मुझे याद कर सकते हैं।
अमरनाथ ने हामी में सिर हिलाया और दरबार नीलामी महल से बाहर निकल गया। जैसे जैसे नकाबपोश अमरनाथ की परछाई सायरा की आंखों से ओझल होती गई, वैसे वैसे उसके चेहरे की मुस्कान भी धीमे धीमे गायब होती गई। अमरनाथ को बाहर तक छोड़कर आने के बाद सायरा वापस इंस्पेक्शन रूम में आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उस कमरे में इस समय सायरा के साथ गुरुदेव और एक अन्य व्यक्ति भी मौजूद थे। कुछ देर की खामोशी को तोड़ते हुए सायरा ने पूछा, गुरुदेव, क्या आपको सच में लगता है कि वो नकाबपोश एक अच्छा हकीम है? गुरुदेव ने बिना देर किए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक बेहतरीन हकीम है, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि वो मुझसे भी ज्यादा अच्छा हकीम है। जिस अमृत धारा को उसने तैयार किया है उसे तो मैं चाहकर भी नहीं बना सकता। तभी सायरा के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। उसने कहा, अगर तुम्हें उस अमृत धारा को बनाने का फॉर्मूला मिल जाए तो क्या तब भी तुम उसे नहीं बना पाओगे? सायरा की ये बात सुनकर गुरुदेव एकदम चौंक पड़े। उन्होंने तेज आवाज में कहा, किसी औषधि का फॉर्मूला एक हकीम की पूरी जिंदगी की कमाई होता है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? एक ऐसे हकीम के बारे में जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, उससे फॉर्मूला हासिल करने की सोचना भी दरबार परिवार के लिए ठीक नहीं होगा। इतना कहने के बाद गुरुदेव कुछ साल पहले की घटना को याद करते हुए सायरा के सामने बैठ गए और बोले, वर्षों पहले वुहान साम्राज्य के एक परिवार ने यही गलती की थी। उन्होंने बाली नाम के हकीम पर एक औषधि का फॉर्मूला देने का दबाव बनाया था। बदले में बाली ने उस पूरे परिवार को खत्म करने के लिए शक्तिशाली लोगों को भेज दिया। उसके बाद उस परिवार का वुहान साम्राज्य से नामो निशान तक मिट गया। सायरा ने बड़े इत्मीनान से कहा, हाँ, मैं ये सब जानती हूँ। सायरा की बेपरवाह प्रतिक्रिया देखकर गुरुदेव ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर आप इस तरह की बातें सोच ही क्यों रही हैं? भले ही हमारा परिवार उस परिवार से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन किसी रहस्यमयी हकीम को नाराज करना समझदारी नहीं होगी। उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाइए और फिर देखिए वो कैसे आपको एक से बढ़कर एक औषधियां नीलामी के लिए बनाकर देता रहेगा। गुरुदेव की बात सुनकर सायरा गहरी सोच में डूब गई, लेकिन उसके चेहरे को देखकर ये समझ पाना मुश्किल था कि वो अमरनाथ के बारे में आखिर क्या सोच रही थी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए अमर योद्धा, सिर्फ मेरी कहानी पर।